हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग का जो क्लास चलेगा अध्याय 5 में वंशागति और विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। समझ ना, किसके बारे में पढ़ना है? वंशागति और विविधता का सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग अध्ययन किए हुए थे। इसके पहले मैंने आपको कुछ बताया था इसके बारे में। जॉन ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता के जो पिता है उनके बारे में मैंने उनकी जो कहानी था, उनके बारे में जो भी था उसके बारे में मैंने बताया था ना। तो इसमें हम लोग जो भी पढ़े हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा देंगे। एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जितना हम पढ़ा है अभी तक, जितना बताए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले वंशागति और विविधता के सिद्धांत में हम लोग को पढ़ना है आनुवंशिकता के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? आनुवंशिकता के बारे में। ठीक है, जैसे कि अक्सर देखे होंगे कि पृथ्वी पर जो भी प्राणी होता है अपने जैसे संतति को जब वो जन्म करता है और जन्म करके अपने ही जैसे संतति की उत्पत्ति करता है। समझ ना, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की भी जब जन्म होता है तो उसके जन्म के दौरान एक नए संतति की उत्पत्ति जो होती है, यानी कि जन्म करने के बाद जो नए संतति की उत्पत्ति होती है वो मानव ही होता है, बल्कि दूसरा जाति का नहीं होता है। जैसे अगर कुत्ता हुआ, वो जन्म करता है तो अपने ही जैसे कुत्ते जाति का ही क्या करेगा, यानी कि संतति की उत्पत्ति कराएगा। यानी कि पृथ्वी पर जो प्राणी जैसा है वो जन्म करके वैसे ही संतति की क्या करता है, उत्पत्ति कराता है। ये सारा का सारा क्या है, ये किसका वजह है? ये है आनुवंशिकता का। किसका है? आनुवंशिकता का। समझ में ना, ये जीन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? जीन। यानी कि जिस संतति के अंदर जीन प्रवेश करेगा वही जीन वाले क्या होगा, नए संतति की उत्पत्ति होगी। यानी कि जिस जनक का जीन जिस संतति के क्या है अंदर प्रवेश करेगा, जिस संतति की उत्पत्ति में भाग लेगा, उसी जीन वाले, उसी जाति वाले नए संतति की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में हम लोग को थोड़ा सा इस जॉन ग्रेगर मेंडल के अध्ययन के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। वंशागति और विविधता का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में हम लोग जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जॉन ग्रेगर मेंडल। यानी कि जॉन ग्रेगर मेंडल जो थे वो इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया, इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया, तो ध्यान से समझिएगा। जॉन ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। किसके पिता बोला जाता है? आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। बात करते हैं कि आनुवंशिकता के पिता जॉन ग्रेगर मेंडल को क्यों कहा जाता है। तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने ही आनुवंशिकता की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आनुवंशिकता की खोज की थी। आज उन्हीं का दिया हुआ सिद्धांत पर आज पूरे विश्व में लोग जो है अपनी आवश्यकताओं को, यानी कि भोजन के रूप में जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, यानी कि प्राप्ति कर रहा है। ठीक है, देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर, यानी कि आज से 1000 वर्ष पहले की अगर तुलना किया जाए आज के जनसंख्या में, तो आज की जनसंख्या में पहले की जो जनसंख्या थी 10 गुना कम था और आज के डेट में उससे 10 गुना बढ़ चुका है। समझ में ना? तो देखिए, जनसंख्या तो बढ़ा, समझा ना। आज से कुछ दिन पहले जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या में जो भूमि का स्तर था हमारे यहाँ का वो ज्यादा था, समझा ना। लेकिन पहले की अपेक्षा आज जो जनसंख्या है, जनसंख्या में वृद्धि भी हुई है और साथ ही साथ क्या हुआ, भूमि में कमी भी हुई है। अब बात करते हैं कि भूमि में कमी कैसे हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में आप लोग देखिएगा, आप लोग 9th 10th में पढ़ के आएंगे भूमि अपरदन के बारे में, भूमि कटाव के बारे में। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में जितने भी नदी नहरों और समुद्रों के किनारे जितने भी भूमि है, सूखे जगह जो पड़े हुए थे, उस सूखे जगहों में से बहुत सारे ऐसी भूमि है जो कि वो कट कर क्या हो गया है, नदियों में बह गया, समुद्रों में बह गया, नहरों में बह गया। यानी कि स्थल के जगह वो क्या हो गया, जल में बदल गया, यानी जल स्तर में बदल गया। समझ में ना, यानी कि भूमि की कमी हो रही है। ठीक है, किस चीज की कमी हो रही है? भूमि की कमी हो रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है। भूमि की कमी हो रही है और जनसंख्या बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि हम अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूमि का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में भूमि होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में अनाज को उपजा सकते हैं और उन सभी व्यक्तियों की जो भोजन की आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सकता है।
लेकिन आज के डेट में देखिए भूमि कम हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। भूमि कम हो रहा है और जनसंख्या बढ़ रहा है। और पहले भूमि ज्यादा था, जनसंख्या कम था। लेकिन फिर भी आज के तुलना में पहले के जो लोग थे, जो 1000 वर्ष पहले की स्थिति जो बता रहे हैं, वो पहले के जो स्थिति था उसमें जितने भी व्यक्ति थे, जनसंख्या कम होने के बावजूद भी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने भोजन को प्राप्त नहीं कर पाते थे। यानी कि वो कुपोषण जैसे रोगों से प्रभावित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको उनके शरीर में जितनी आवश्यकता है ऊर्जा की, उतनी आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा की जरूरत है, जितनी उन्हें भोजन की जरूरत है, उतना उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता था। भूमि अधिक था, जनसंख्या कम था, फिर भी पहले के लोग पर्याप्त मात्रा में अनाज को नहीं उपजा पाते थे और ना ही वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाते थे। लेकिन आज के डेट में जनसंख्या ज्यादा है और भूमि की कटाव होने के कारण भूमि की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी आज के समय में, आज की जनसंख्या में लोग जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो भोजन की जरूरत पड़ती है वो आसानी से प्राप्त कर ले रहा है। इसका वजह क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक ही है, जॉन ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रस्तावित किया और प्रस्तावित करके उन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया में प्रकाशित किया। और वही जॉन ग्रेगर मेंडल के सिद्धांत को हमारे देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक किसान उस सिद्धांत को अपनाकर कम भूमि में भी अधिक से अधिक अनाज जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है कि आखिरकार जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा कौन से सिद्धांत को अपनाया गया, उन्होंने क्या ऐसा की चीज किया, क्या ऐसी दुनिया में क्या ऐसा चीज लाया जो कि आज उन सिद्धांतों को लेकर पूरी विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है, प्रत्येक किसान जो है इसका अपना रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं को तो पूर्ति कर ही रहे हैं, पूरे देश के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जो भोजन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जॉन ग्रेगर मेंडल क्या है, यानी कि उन्होंने क्या किया था, यानी कि जॉन ग्रेगर मेंडल जो थे एक ऑस्ट्रिया जैसे देश जिसमें ब्रून नामक स्थान था, ऑस्ट्रिया जैसे देश जिसमें ब्रून नामक स्थान था, उसी स्थान पर क्या हुआ, जॉन ग्रेगर मेंडल का जन्म हुआ। मैंने ये भी बताया कि जो जॉन ग्रेगर मेंडल जो थे वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, उन्होंने पुअर फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किए। अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किए, संघर्ष किए। क्या किए? संघर्ष किए। ठीक है, जो कि आज उन्हीं का संघर्ष क्या हुआ, आज पूरी दुनिया में प्रकाशित है। और उस संघर्ष को अपना कर, यानी उन चीजों को अपना कर, उन रूलों को अपना कर आज जो है पूरे देश जो है क्या कर रहा है, अपने जीवन को अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, व्यतीत कर रहा है। ठीक है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता की खोज तो की थी, लेकिन उन्होंने आनुवंशिकता के खोज में सबसे पहले आनुवंशिकता की खोज करने की स्थिति में उन्होंने एक मटर का बीज लिया था। क्या लिया था? मटर का बीज लिया था। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें मटर का बीज लिया था। क्यों मटर का बीज लिया था? क्योंकि उन्होंने जब अध्ययन कर रहे थे तो अध्ययन करने के दौरान मैंने बताया था कि जब वो अपना अध्ययन कर रहे थे, समझा ना, यानी कि जो अपना अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन करने के दौरान उनके गुरुवर ने उन्हें क्या किया था, मटर के बीज की बुआई करने के लिए उन्होंने क्या, गुरुवर ने उनको मटर का बीज दिया था। समझ में ना? कहने का अर्थ यह है कि जो जॉन ग्रेगर मेंडल थे, जब अपने गुरु के पास अध्ययन करने के लिए जाते थे, अपनी शिक्षा लेने जाते थे, तो गरीब होने के कारण वो गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दे पाते थे,
जिसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि अपने गुरु के यानी कि जो गुरु हैं उनके जो कार्य है, वो जो काम करते हैं उस काम को खुद से करके, यानी जॉन ग्रेगर मेंडल अपने गुरु के कार्य को खुद से करके उनकी गुरु दक्षिणा को पूरा करना चाहते थे। ठीक है, उसी दौरान जॉन ग्रेगर मेंडल के जो गुरु थे वो क्या कर रहे थे, अपने कुटिया के जस्ट बगल में मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। जब मिट्टी की खुदाई कर रहे थे तो उनका ध्यान, जॉन ग्रेगर मेंडल का ध्यान अपने गुरु जी के कार्य पर गया। जो कार्य कर रहे थे उस पे उनका ध्यान गया, और जब उनका ध्यान गया तो उनके मन में एक ही बात आया कि मैं अपने गुरु जी के कार्य को करके उनको गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें प्रदान कर सकते हैं। समझ ना? तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु का जो किए हुए कार्य था, यानी कि कर रहे थे जो कार्य, उसको क्या किया, वो खुद ने किया। यानी जॉन ग्रेगर मेंडल खुद किए। क्या? जॉन ग्रेगर मेंडल खुद किए। और जब वो मिट्टी की खुदाई कर रहे थे उसी वक्त उनके गुरु जो ऋषि मुनि थे उन्होंने एक मुट्ठी क्या किया, मटर के बीज जॉन ग्रेगर मेंडल के हाथों में थमा दिया, यानी दे दिया। यानी उसने क्या किया, यानी कि जो गुरु जो थे उन्होंने कहा कि इस मटर की बुआई क्या कर दे, इसमें क्या है, इस खेत में क्या कर दो, इस मटर की क्या करो, बीज के छिड़काई कर दो, यानी कि बुआई कर दो। जॉन ग्रेगर मेंडल ने उस मटर की बुआई किया। समझ में ना? जब जॉन ग्रेगर मेंडल ने मटर की बुआई किया, समय से उसकी सिंचाई की, समय से उसमें खाद पानी दिया, और दिन प्रतिदिन जब मटर का पौधा बढ़ते चला गया और अंत में जब उसमें पुष्प लगा, अंत में क्या लगा, पुष्प लगा, तो पुष्प लगने के दौरान उनका ध्यान पुष्प के तरफ गया। यानी कि उनका ध्यान किधर गया, पुष्प के तरफ गया। तो देखे कि मटर का जो पौधा है उसमें जो पुष्प लगा है वो 2 कलर का लगा है। कितने कलर का लगा है? 2 कलर का लगा। यानी एक बैगनी था और दूसरा सफेद था। उनके मन में तरह तरह की क्वेश्चन उठने लगे। उनके मन में ये क्वेश्चन उठा कि आखिर मटर का बीज एक समान था, पौधा भी एक समान है, सिंचाई भी एक समान किए, खाद भी एक समान दिए, आखिर फूल लगने की जो वक्त आया तो इसमें 2 तरीके का फूल कैसे लग गया, इसमें 2 तरीके का पुष्प कैसे लग गया। इन्हीं सभी चीजों के बारे में वो जानकारी लेने के लिए अपने गुरु से पूछे, लेकिन उनके गुरु उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जॉन ग्रेगर मेंडल ने उस क्वेश्चन को जवाब प्राप्त करने के लिए उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर, मटर के बीज के ऊपर अध्ययन करना शुरू कर दिए। ठीक है, उन्होंने 7 वर्ष तक, यानी कि 7 साल तक उन्होंने मटर के जो पौधा था, यानी मटर के पौधे पर अध्ययन किया। यानी कि मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक, यानी कि 7 वर्ष मटर के पौधे पर क्या किया, अध्ययन किया। कब से कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक, 63 तक, 62 तक। ठीक है, यानी कि 1800 कितना, 56, 5वां 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। 1856 तो 1856 नहीं आएगा, 57, 58 से क्या गिन रहा है? 1856 से लेकर 1862 तक, यानी कि 7 साल तक उन्होंने मटर के पौधे पर ध्यान किया। ठीक है, समझिएगा। 7 सालों तक मटर के पौधे के ऊपर अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने मटर के पौधे में 14 लक्षण प्राप्त किया। कितने लक्षण? 14 जो है लक्षण जो है प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि 14 को लक्षण प्राप्त किया। कितने लक्षण प्राप्त किया? 14 को लक्षण। किसमें? मटर के पौधे में
14 लक्षण प्राप्त किया। कितने लक्षण प्राप्त किया? 14 लक्षण प्राप्त किया। ठीक है, और 14 लक्षण को उसने 7 लक्षण में बदल दिया। कितने लक्षण में बदल दिया? 7 लक्षण में बदल दिया। जैसे 14 लक्षण कैसे खोज किया? 14 लक्षण का कैसे खोज किया था? कौन कौन था? जैसे लंबा, बौना, झुर्री, झुर्रीदार, गोलाकार, यानी इस तरह से बैगनी, हरा, सफेद, बहुत सारे ऐसे खोज किया। इस तरह से 14 को लक्षण, यानी कि इस तरह से कितने लक्षण ज्ञात किया? 14 को लक्षण ज्ञात किया। ठीक है, उसने 14 लक्षण प्राप्त किया, लेकिन उस 14 लक्षण को 7 लक्षण में बदल दिया। कैसे बदल दिया? उसने कहा कि एक लक्षण को जब लेंगे तो उसके दूसरे लक्षण उसका विपरीत होना चाहिए। तो जैसे लक्षण में अगर लंबा को लिया तो उसका विपरीत बना दिया कौन? बौना। क्या बना दिया? बौना। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अध्ययन किया, 14 को लक्षण प्राप्त करके उसे कितने? 7 लक्षण में बदल दिया। और 7 लक्षण का, यानी कि 7 लक्षण का मतलब क्या? जोड़े में बदला। किसमें बदला? जोड़े में। और जोड़ा में कैसे बदला? एक दूसरे का विपरीत। एक दूसरे का, अगर लंबा है तो क्या हो जाएगा? अगर हरा है तो क्या हो जाएगा? पीला। समझ ना? अगर गोलाकार है तो क्या हो जाएगा? झुर्रीदार। यानी कि गोलाकार का विपरीत लंबा का विपरीत सफेद का विपरीत हरा का विपरीत समझ में ना? इस तरह से उसने विपरीत बनाया और विपरीत बनाकर 7 लक्षण में बदला, और 7 को लक्षण लेकर उन्होंने बेहतर तरीके से आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किया। और अध्ययन करके उन्होंने क्या किया? ये साबित किया कि डीएनए जो है, आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिक जो है, गुण जो है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश कराकर हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं, और लाकर हम अलग अलग प्रकार के, यानी क्या है, एक मटर के पौधे से या किसी भी प्राणी के क्या है, जेनेटिक को बदलकर हम एक नए प्राणी की उत्पत्ति करा सकते हैं। किसी भी प्राणी के अंदर की जेनेटिक को बदलकर क्या कर सकते हैं? एक नए प्राणी की उत्पत्ति करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक अध्ययन किया और 14 लक्षण को प्राप्त किया, और उस 14 लक्षण को 7 विपरीत लक्षण में बदल दिया। 7 विपरीत लक्षण में बदल दिया, और बदलकर उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत को सिद्ध किया। ठीक है, आनुवंशिकता के सिद्धांत को सिद्ध किया। ठीक है, अब इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला अध्ययन उन्होंने एक संकर क्रॉस पर किया। किस पर किया? एक संकर क्रॉस पर। ध्यान सुनिएगा, एक संकर क्रॉस। ठीक है, किस पर? एक संकर क्रॉस। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक संकर क्रॉस पर अध्ययन किया। ठीक है, तो एक संकर क्रॉस पर अध्ययन किया था। किस तरह से? एक संकर क्रॉस किसको बोला? यानी कि जो पौधा लिया मटर का, उस पौधे का लक्षण जो लिया वो एक लिया। कितना लिया? एक लिया। जैसे देखिएगा, अगर कोई पौधा लिया, जैसे कि इसने एक पौधा लिया, वो पौधा एक जो है लंबा है। क्या है? लंबा है। तो इसी का विपरीत क्या होगा? बौना। ठीक है, क्या होगा? बौना। जैसे कि ये एक पौधा है जो लंबा है, और ये एक पौधा है जो क्या है? बौना है। समझ ना? ये लंबा है और एक बौना है। यानी कि उसने ये बताया कि किसी भी प्राणी में अगर क्रॉस कराते हैं तो प्राणी एक ही जाति का होना चाहिए। प्राणी एक ही जाति का होना चाहिए, बस एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए। जाति एक होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। जैसे मनुष्य में ही क्या होता है? जाति मनुष्य होता है, समझ में है ना? लेकिन जाति क्या होता है? मनुष्य होता है, मगर उसमें जो जनन की क्रिया होती है वो एक दूसरे के, जो प्राणी भाग लेते हैं जनन में, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे अगर एक नर है तो दूसरा क्या होगा? मादा होगा। ठीक है,
उसी तरह से जाति तो बिल्कुल एक समान है ना, मानव जाति है, तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि कभी भी क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने में जाति एक होनी चाहिए, बशर्ते जो प्राणी लेंगे वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक लंबा लिया है तो पौधा ही, देखिए पौधा में क्रॉस कराया, जैसे मान ले कि पौधा है, समझे ना, मटर के पौधा लिया उसमें क्रॉस कराया, तो मान ले एक ये पौधा एक ये पौधा, तो ये लंबा लिया तो इसी पौधे का ही एक बौना लेगा, समझे ना, एक लंबा लेगा पौधा अगर है तो पौधा का एक लंबा होगा तो पौधे का ही एक विपरीत क्या होगा, बौना होगा, समझ में ना। इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि पौधे के बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो दोनों पौधा ही होना चाहिए, बस एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, अगर एक लंबा है एक बौना होना चाहिए। ठीक है, अगर मान ले कि बीज लिया तो एक गोलाकार हुआ, गोलाकार हुआ, अगर मान ले कि गोलाकार हो गया तो एक इसी का विपरीत क्या हो जाना चाहिए, झुर्रीदार हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, झुर्रीदार, बट दोनों बीज एक ही जाति का होना चाहिए, ये भी मटर है ये भी मटर है, फर्क यह है कि ये गोलाकार है और ये झुर्रीदार है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें है क्या, मैंने आपको बताया था कि लंबा एक पौधा लिया गया, एक क्या लिया गया, बौना पौधा लिया गया। ठीक है, तो लंबे पौधे के जीन को हम दर्शाएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी यानी कि बौना का क्या हो गया, स्मॉल टी, डबल स्मॉल टी, और लंबा का क्या होगा, यानी कि ये किस चीज को दर्शा रहा है, जीन को दर्शा रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है, जीन को, और ये किसको दर्शा रहा है, जीन को दर्शा रहा है। ठीक है ना, यानी कि कैपिटल टी जीन को दर्शा रहा है और कैपिटल टी लंबे पौधे का जीन, समझ में ना, और स्मॉल टी जीन को दर्शा रहा है, स्मॉल टी बौने पौधे का जीन, इस पौधे का जीन है बौने पौधे का जीन, समझ में ना। अब ध्यान से समझिएगा, अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होता होगा, उठता होगा कि सर इसमें आपने कैपिटल टी लिखा है और इसमें स्मॉल टी लिखा है, तो मैंने आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होता होगा कि एक क्यों ना कैपिटल टी लिख दे, स्मॉल टी एक क्यों ना लिख दे, समझ में ना, स्मॉल टी एक ही क्यों ना लिखे और कैपिटल टी भी लिख रहे हैं तो एक ही क्यों नहीं लिखेंगे, एक लिख देंगे तब भी मालूम चल जाएगा और स्मॉल टी एक लिख देंगे तब भी मालूम चल जाएगा कि बौना है। लेकिन नहीं, देखिए कभी भी किसी भी प्राणी का जो जीन होता है वो हमेशा जोड़े में होता है, किसमें होता है, जोड़े में। जैसे कि हम जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, तो हम जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, जैसे कि हम लोग किसी संतति की उत्पत्ति कराते हैं तो उसमें भी जीन जोड़े में होगा, जब तक जोड़ा में नहीं मिलेगा तब तक उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे मान ले कि कोई ऐसा लड़का है, सपोज दैट कि ये एक लड़का है और इस लड़के की उत्पत्ति हो रही है, तो इस लड़के की उत्पत्ति कराने में इसके माता और इसके पिता यानी कि माता का एक जीन या तो एक्स और पिता का एक जीन वाई, यानी कि एक इनका और एक इनका, यानी कि जेनेटिक जब तक इसके अंदर नहीं आएगा तब तक इसकी उत्पत्ति नहीं। तो देखिए एक इनका और एक इनका मिला तो इसका जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये पौधा लंबा पौधा किसी से उत्पत्ति लिया होगा ना, नर और मादा कोई भाग होगा जो कि दोनों अपने जीन को दिया होंगे तो ये उत्पत्ति लिया होगा। तो इसमें कभी भी याद रखिएगा कि एक कैपिटल टी से नहीं दर्शा सकता है और एक स्मॉल टी से नहीं दर्शा सकता है। क्यों नहीं दर्शा सकता है? क्योंकि किसी भी प्राणी का जो जीन होता है वो सिंगल नहीं डबल पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है, समझ में ना। क्योंकि उसकी उत्पत्ति में दो प्राणी भाग लिया होगा, दो प्राणी भाग लिया होगा, समझ में ना। यानी दोनों प्राणी का उसके अंदर जीन गया होगा, इसलिए वो उत्पत्ति लिया है। तो अब जान गए कि कैपिटल टी डबल क्यों लेंगे और स्मॉल टी डबल क्यों लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें इस पौधे को यानी दोनों को ऑलील के नाम से जानेंगे। ऑलील किस नाम से जानेंगे? ऑलील। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को ऑलील के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ऑलील। यानी कि ये लंबा ऑलील, ये बौना ऑलील, समझ में ना। ये लंबा ऑलील और ये बौना ऑलील, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके बीच क्रॉस कराते हैं, इन दोनों के जीनों के बीच क्रॉस कराते हैं और क्रॉस कराकर देखते हैं
कि इन दोनों के बीच क्रॉस कराने के बाद इनसे किस प्रकार की संतति की उत्पत्ति होती है। इनसे किस प्रकार की संतति की उत्पत्ति होती है। तो इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ध्यान से समझिएगा। इसका क्रॉस कराने का रूल कैसे होता है। अगर इस कैपिटल टी के बीच अगर क्रॉस करा रहे हैं तो पहले इस कैपिटल टी को लेंगे एगो का, और इन दोनों स्मॉल टी के साथ क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। यानी कि ये एक कैपिटल टी लेंगे तो इस एक कैपिटल टी को इन दोनों स्मॉल टी के साथ पहले क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो इसके और इसके बीच हम क्रॉस कराए तो क्या हुआ, कैपिटल टी है स्मॉल टी। अब ध्यान से देखिएगा, अब बात करते हैं कि इसी कैपिटल टी को मैंने इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया, लेकिन इसी कैपिटल टी को अब इस स्मॉल टी के साथ क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो इस तरह से ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जान गए कि ये जो कैपिटल टी है इस कैपिटल टी के साथ इन दोनों का स्मॉल टी के साथ क्रॉस हो गया। अब इस कैपिटल टी को इन दोनों स्मॉल टी के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, फिर ऐसे बनेगा, फिर ये कैपिटल टी और फिर ये स्मॉल टी। यानी कि ये दोनों क्या हुए, यहाँ समझिएगा, ये दोनों क्या हुए, जनक। क्या हुए, जनक। और एक संकर क्यों बोले, एक क्यों बोले, क्योंकि इसमें क्या गो लक्षण है, एक गो लक्षण है। इसमें क्या गो लक्षण है, यानी किसी जनक के अंदर एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है, उसको हम लोग एक संकर क्रॉस करते हैं। तो इस पौधे में क्या गो लक्षण दिख रहा है, कौन सा लक्षण दिख रहा है, इस पौधे के अंदर कौन सा है, बौना, एक गो दिख रहा है ना। तो इसलिए इसको एक संकर क्रॉस कराए। तो ये जनक हुए, यानी ये इनके संतति हुए। इनके कौन है, ये संतति। तो इससे हम लोग F1 पीढ़ी कहते हैं। कौन सा पीढ़ी कहते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो इन संततियों की उत्पत्ति हुआ, यानी इस संतति के ये दोनों क्या हुए, जनक, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस जनक के जो जीन है ये दोनों के दोनों कैपिटल है, और इस जनक का जीन है ये दोनों के दोनों स्मॉल है। दोनों ने आपस में जनन किया और इस प्रकार के संतति की उत्पत्ति कराया। अब देखा गया कि F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पत्ति लिया, जीन के आधार पर ये दोनों से एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, जीन के आधार पर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। यानी इसका गुण, इसका जीन इसके अंदर पूर्ण रूप से है और ना ही इसका जीन इसके अंदर पूर्ण रूप से है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनके जीन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, इनके जीन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन पौधे जो होंगे वो सारे के सारे लंबे पौधे होंगे। क्या होंगे, लंबे पौधे होंगे। अब बात करते हैं कि सारे के सारे लंबे पौधे क्यों होंगे। आप तो बोलिएगा कि सर आपने बोला कैपिटल टी लेते हैं, वो जीन वाले लंबे पौधे होते हैं। कौन पौधे, लंबे पौधे होते हैं। तो आपने सर कैपिटल टी स्मॉल टी बता रहे, आपने कैपिटल टी स्मॉल टी बता रहे, तो ये लंबा कैसे होगा। आप तो बताया कि दोनों कैपिटल टी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो एक रूल अपनाया जाएगा, एक रूल लागू होगा, उसमें जॉन ग्रेगर मेंडल ने बताया था। एक था प्रभावी और दूसरा क्या था, अप्रभावी। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसमें, इस पौधे में, इस जीन के आधार पर, इन जीनों पर अप्रभावी और प्रभावी का नियम लागू होगा, ठीक है। कैसे, इसमें हुआ ये कि जो कैपिटल टी है वो कैपिटल टी है, वो क्या है, प्रभावी हो गया, और स्मॉल टी है वो क्या हुआ, अप्रभावी। अब बात करते हैं कि कैपिटल टी को प्रभावी और स्मॉल टी को अप्रभावी कहते हैं। तो अप्रभावी और प्रभावी कहते किसको, मैंने क्या होता है इसमें। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी, तो कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा पौधा और स्मॉल टी का जीन बौना पौधा। तो जो लंबा पौधा का जो जीन है वो बौने पौधे के जीन को क्या कर देता है, ढक देता है। यानी लंबे पौधे का जो जीन है अपने लक्षण से बौने पौधे के लक्षण को क्या कर देता है, ढक देता है। तो जो जीन
किसी दूसरे के जीन को ढक देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? और जो जीन जो किसी दूसरे के जीन से ढक जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के गुण से ढक जाएगा, समझ में ना? तो जब कैपिटल टी के गुण से ढक जाएगा और स्मॉल टी जो है कैपिटल टी के गुण से ढक जाएगा तो कैपिटल टी का ना गुण आएगा, लक्षण दिखाई देगा। तो कैपिटल टी किस चीज को दर्शा रहा है? बड़ा पौधा को। अर्थात ये पौधा क्या होगा? लंबा होगा। क्यों होगा? क्योंकि बड़ा पौधा का जो जीन है वो छोटे पौधे के जीन के ऊपर हावी हो गया और उसके जीन को यानी कि बौने पौधे के लक्षण को ढक दिया और लंबा पौधा का लक्षण उसके सामने आ गया, समझ में है ना? उसको ढक कर अपने गुण को क्या कर दिया? प्रदर्शित कर दिया। इसलिए ये पौधा क्या होगा? लंबा होगा। लेकिन लंबा तो होगा लेकिन शुद्ध लंबा नहीं होगा। शुद्ध लंबा ये ना होगा, ये ना होगा शुद्ध लंबा। बोले ये कैपिटल टी क्यों शुद्ध नहीं होगा? क्योंकि इसमें भले ही ये हावी हो गया है लेकिन फिर भी उसके अंदर छोटे जीन का लक्षण है, उसके अंदर छोटे जीन पाया जा रहा है, बौने पौधे का जीन पाया जा रहा है। इसलिए इस पौधे का F1 पीढ़ी का जो संतति होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? लंबे होंगे, समझ ना? लेकिन अशुद्ध यानी शुद्ध नहीं होंगे, अशुद्ध होंगे। जीन के आधार पर क्या होगा? अशुद्ध होगा। ठीक है, शुद्ध कौन होगा? दोनों जो कैपिटल होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग क्या है यानी कि आगे पढ़ेंगे F1 पीढ़ी से क्या चीज प्राप्त करेंगे? F2 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के सभी संतति एक समान है ना? तो इनमें से किसी एक को यानी कि दो को इसमें से क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे और इनके बीच बिल्कुल वैसे ही क्रॉस करेंगे। कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी फिर स्मॉल टी कैपिटल टी अब फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए ये आपका हो गया F2 पीढ़ी। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए इसमें जो है F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी का भी गुण आया है और F1 पीढ़ी के जनक का भी गुण, समझ ना? F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी का भी लक्षण दिखाई दे रहा है और F1 पीढ़ी के जनक का भी इसके अंदर लक्षण दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये शुद्ध जीन का लक्षण F1 पीढ़ी में ढक गया था ना? बोलिए इसमें शुद्ध बौना जीन का लक्षण जो जीन था वो F1 पीढ़ी में ढक गया था ना? लेकिन वही F1 पीढ़ी के जीन के साथ फिर अगला पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए, अगला संतति को प्राप्त करने के लिए यानी F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जब इन्हीं F1 के साथ क्रॉस कराए तो हमारा F1 का भी संतति प्राप्त हुए और F1 के जो जनक है जिनका जीन छुपा हुआ था वो भी इसमें प्राप्त होगा, समझ ना? इस तरह से उन्होंने क्रॉस कराया और क्रॉस कराकर उन्होंने एक संकर क्रॉस को दर्शाया और इसका जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी अनुपात ज्ञात किया जो आपको हम कल बताएंगे। आज शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे तुम पे, किसी शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे तुम पे। नजारा उफ क्या होता है गुजरती है जब जुल्फों से दूर।